नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी से हमें स्वागत है। 71 बीपीएससी गाइडेंस रिलीज का ये अगला वीडियो होगा, जिसमें आज हम लोग हिस्ट्री की बात करेंगे। और 70 बीपीएससी पेपर में इतिहास के सवाल कहाँ से आए थे, हिस्ट्री के सवाल कहाँ से आए थे, एंशिएंट के कितने सवाल पूछे गए थे, मिडिवल हिस्ट्री के कितने सवाल पूछे गए थे, इन सभी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। उसके आधार पर एक चीज़ और तय करेंगे कि 71 के लिए किस प्रकार से हिस्ट्री को तैयार किया जाए। रेगुलर अप्रोच रखिएगा। रेगुलर का मतलब हमेशा ही होता है कि डे बाय डे पढ़िए और कुछ भी मत कीजिए, केवल पढ़िए, आपका रिजल्ट होता है। केवल पढ़ने से ही रिजल्ट होता है, इस चीज़ को मान करके पढ़िएगा अच्छे से। टेस्ट सीरीज़ भी अपना शुरू हो रहा है 15 जून से, तो अगर आपको जुड़ना हो तो आप मुझे बताइएगा। इसमें 15 जून को पॉलिटी है, फिर 18 जून को पॉलिटी है, बीच में 16-17 गैप है। ये गैप बढ़ भी सकता है, जिस प्रकार से चीज़ें आगे आती हैं उस प्रकार से गैप बढ़ भी सकता है। और अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको इन्फॉर्म पहले ही कर दिया जाएगा। मुख्य मुद्दा ये है कि 15 जून से शुरू हो रहा है और बहुत ही बेहतरीन होगा आपके लिए, आप अगर जुड़ते हैं तो। देखिए आज का क्या क्या टॉपिक है, तो सबसे पहले सवालों को देखेंगे हम लोग और ये क्रक्स निकालेंगे क्या पेपर वाकई आसान था। 13 दिसंबर का पेपर अगर आप देखेंगे या 4 जनवरी का जो पेपर है वो भी देखेंगे तो आपको एक चीज़ स्पष्ट हो जाएगा कि अगर आपके हाथ में 13 दिसंबर का पेपर जिस प्रकार से सरप्राइज़ के फॉर्मेट में रखा गया था, उसी प्रकार से 4 जनवरी का भी पेपर अगर सरप्राइज एलिमेंट के साथ में रख दिया जाता कि बिल्कुल ही पता नहीं था क्या आएगा, तो दोनों पेपर में से आसान कोई सा भी नहीं होता। पेपर में निस्संदेह 20-25 सवाल आसान थे, या उससे ज़्यादा जाएंगे तो 50 सवाल आसान थे, लेकिन बाकी जो 75 सवाल थे, बाकी जो 100 सवाल थे, वो बिल्कुल भी आसान नहीं थे। वो काफ़ी मॉडरेट से कठिन स्तर के तक के सवाल थे। इसीलिए आपने देखा होगा कि 60-70 नंबर तो बहुत सारे बच्चों के आए हैं, लेकिन उससे आगे नहीं बढ़ पाए। वो इसी कारण से, क्योंकि जो आसान सवाल थे वो तो उन्होंने आसानी से कर लिया, उसके आधार पर ये भी डिसाइड कर लिया कि पेपर आसान था, और उसके पश्चात से प्रीलिम में उनका रिजल्ट नहीं हो पाया। तो ये परिस्थिति तो बनी ही है। क्या हमें एक चीज़ मैं आज ही आपको बता देता हूँ, क्या हमें प्रीलिम के लिए केवल और केवल 70 बीपीएससी के सवालों को आधार मानकर तैयार करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। ऐसा गलती कभी भी मत कीजिएगा। जो गलती आपने 69 के पश्चात से किया है, वो गलती नहीं करना है कि एक ही जैसे सवाल की प्रैक्टिस नहीं करनी है। बीपीएससी ने एक चीज़ और मैं आपको दिखाऊंगा, एक चीज़ और किया, उसको हम लोग चर्चा करेंगे। बीपीएससी ने सरप्राइज़ करने का एक नियम जैसा बना लिया बीपीएससी में, पीटी एग्जामिनेशन में। तो आपको क्या करना है, पीसीएससी एग्जामिनेशन के लिए हमेशा ही आप दोनों अप्रोच को तैयार करके जाइएगा एग्ज़ाम में। स्टेटमेंट वाले भी सवाल हल करने हैं और वन लाइनर भी हल करने हैं। वन लाइनर पर अधिक ध्यान देना है, स्टेटमेंट वाले सवाल भी 30% 40% तो हमें लगा कर ही जाना है। पहली बात तो ये अप्रोच रखिएगा। दूसरा, इस बार बीपीएससी ने क्या किया है मैं आपको दिखाता हूँ। 70 बीपीएससी ये 13 दिसंबर का पेपर में आपको खास तौर से देखेगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, 4 नंबर है, 7 नंबर है, 5-6 बीच में कहाँ गया, 5-6 बीच में कहाँ गया। 7 के बाद से 19 नंबर सवाल आपको दिखेगा, 19 के बाद 32 नंबर से सवाल है, 32 के बाद 34 नंबर सवाल है, 34 के बाद से फिर आपको दिखेगा 36 नंबर सवाल। मैं आपको ये दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि ज़रा ये देखिए, 36 के बाद से 43 और 46 नंबर सवाल है। आपको एक चीज़ दिखेगा कि पिछली बार का पेपर उठाइए, आप 69 का पेपर उठा लीजिए, 68 का पेपर उठा लीजिए, 67 का पेपर उठा लीजिए। आपको एक चीज़ उसमें कॉमन दिखता है कि हिस्ट्री के सवाल, मैक्सिमम सवाल एक ही जगह दिए जाते हैं। पहले 2-3 पेज में हिस्ट्री के सवाल रहते हैं, उसके बाद से पॉलिटी के फिर 2-3 पेज में रहते हैं, फिर आपके ज्योग्राफी के आता है, फिर अंत में बिहार स्पेशल के सवाल दिए जाते हैं, या एक साथ शुरुआत में बिहार स्पेशल, एक साथ शुरुआत में इकोनॉमिक्स, इस प्रकार से सवाल दिए जाते थे पहले। लेकिन 70 बीपीएससी के, अगर मैं इस एनालिसिस वीडियो को तैयार करने के जब क्वेश्चंस ढूंढ रहा था, या इससे पहले भी जो मैंने साइंस के एनालिसिस करवाए थे, यकीन मानिए क्वेश्चन ढूंढना पड़ता है कहाँ कहाँ पर हिस्ट्री का प्रश्न है। इस एक छोटे से ट्रिक के माध्यम से बीपीएससी पेपर के स्तर को बढ़ा देती है, कठिन कर देती है, क्योंकि आप नहीं ढूंढ पाएंगे। आपका हिस्ट्री का पक्ष मजबूत है तो आप सवाल ढूंढने में अपना समय जाया कर देंगे। आपका पॉलिटी का पक्ष मजबूत है तो आप पॉलिटी के सवाल आपको ढूंढने में समय जाया हो जाएगा। इसलिए आपको शुरुआत से अंत तक एक सीक्वेंस में करना पड़ता है। पहले क्या अप्रोच रखते थे, जिनका हिस्ट्री मजबूत है वो सबसे पहले हिस्ट्री वाले पेज पर जा करके हिस्ट्री को हल कर लेते थे। ये अप्रोच अब काम नहीं कर रहा है। क्या 71 में काम करेगा हमें नहीं पता, हमें कुछ भी गैस नहीं करना है। एंशिएंट हिस्ट्री के जो सवाल हैं
वो ऐसा लगता है कि जैसे नेट जीआरएफ के सवाल बनाए हैं, और मॉडर्न हिस्ट्री के जो सवाल हैं वो ऐसा लगता है कि एसएससी के पेपर से उठाया है। दोनों प्रकार का आपको लेवल दिखेंगे। जैसे इसमें इन्होंने एक सवाल पूछा जो मैं आपको दिखाऊंगा, आजीवक संप्रदाय के बारे में पूछा है, जो यूपीएससी का सवाल है, पीवाईक्यू से उठाया हुआ है उन्होंने। एक सवाल देखिए यहाँ पर क्या है, निम्नलिखित किस शासक ने हर्ष के समय असम पर शासन किया था। ये कोई आसान सवाल नहीं है, कोई बहुत ही आसान सवाल नहीं है, ये कठिन सवाल हो जाता है, कठिन सवाल हो जाता है। इसी प्रकार से अगला सवाल जो है, संविधान के किस संशोधन द्वारा, ये पॉलिटी का है, पॉलिटी का सवाल है, मॉडर्न हिस्ट्री में भी हम लोग कभी कभार पढ़ लेते हैं। आ जाइए आगे पर, चचनामा का फारसी अनुवाद, ये आपको 11th एनसीईआरटी के पहले चैप्टर में ही मिल जाएगा, पहले से दूसरे चैप्टर में ही, जहाँ हम इतिहास के स्रोत पढ़ते हैं। मॉडर्न से पहले मॉडर्न का स्रोत पढ़ते हैं, एंशियंट से पहले एंशियंट का स्रोत पढ़ते हैं, और मिडेवल से पहले मिडेवल हिस्ट्री का स्रोत पढ़ते हैं। मिडेवल हिस्ट्री के स्रोत से पहले भी इसका नाम दिखेगा आपको, और एंशियंट हिस्ट्री वाली जो रामशरण शर्मा की किताब है, वहाँ पर भी इतिहास के स्रोत वाले चैप्टर में आपको चचनामा का नाम मिल जाता है। ये मध्यकालीन भारत का शुरुआत का पहला चैप्टर है, वहाँ पर चचनामा का नाम लिखा रहता है। चचनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया था, ये आपको वहाँ से मिल जाएगा, यानी कि एनसीईआरटी से उन्होंने सवाल बनाए हैं। मलिक काफर नहीं, मलिक काफूर होता है, को 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता है। इसे किसने खरीदा था, ये सवाल पूछा गया है। ये आसान सवाल कतई नहीं है, इसके ऑप्शंस में बहुत सारे कन्फ्यूजन हैं, अलग अलग लोगों ने अलग अलग इसका ऑप्शन मारा है। कई सारे लोगों ने गया इसमें नुसरत खान का मारा था कि नुसरत खान ने खरीदा था, कई सारे लोगों ने अलाउद्दीन खिलजी का नाम मारा था। इसके ऑप्शंस को लेकर के एक क्या बन गया है, तो एक डायलेमा सा बन गया था। मैं आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ, अभी मैं आंसर नहीं बता रहा हूँ आपको, मैं आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ, सवाल का स्तर देखिए और सच्चाई को स्वीकार करिए। सवाल का स्तर देख करके एनालिसिस करना है, और उसके बाद से सोर्स डिसाइड करना है कहाँ से हम प्रैक्टिस करें। न्यू लैम्प्स फॉर द ओल्ड बुक किसने लिखा है, ये आपको घटना चक्र मिल जाएगा। घटना चक्र में एक चैप्टर ही है, किताब मॉडर्न हिस्ट्री के किताबों का नाम है और उसके लेखक हैं, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ये आसान सवाल था, ये आसान सवाल मान करके चल सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1912 पटना अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, आसान सवाल, बीपीएससी रिपीटेड पीवाईक्यू है, बहुत बार पूछा गया है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, बहुत आसान सवाल है। चेर राजवंश की राजधानी कौन सी थी, ये एंशियंट हिस्ट्री का सवाल है। एंशियंट हिस्ट्री का एक भी सवाल आपको और मिडेवल हिस्ट्री का एक भी सवाल आपको सतही सवाल नहीं मिलेगा, सारे के सारे डीप सवाल हैं और कठिन स्तर के सवाल हैं, या फैक्ट में आपको उलझा सकते हैं। चेर वंश की राजधानी तो खैर आपको पता होगा। अंग्रेज नीतियों की आलोचक कृत गरीब हिंदुस्तान, जिसे बिहार में 1930 में अंग्रेज़ों ने प्रतिबंधित किया था, कि लेखक कौन है। अब कभी मैंने इस किताब का नाम नहीं सुना है, जो हकीकत होता है हमेशा वो बताना चाहिए। कभी मैंने नाम नहीं सुना इस किताब का, क्योंकि मैंने इतना इतिहास पढ़ा है, पढ़ाया भी है, फिर भी इसका नाम नहीं सुना है। इस प्रकार के फैक्चुअल सवाल अगर 1/3 निगेटिव के साथ आते हैं तो कृपया करके इज्जत से ना लगाएं, इसको तुक्का ना लगाएं, बिल्कुल स्किप कर दें, बिल्कुल ही स्किप करके आगे बढ़ जाएं। जिस प्रकार के सवालों को आपने नहीं सुना है उसको टच भी नहीं करना है, आगे बढ़ जाइए। कहीं और पर तुक्का लगा लेंगे, गेस तो करना ही होता है ना, तुक्का बोलते हैं सामान्य भाषा में, वैसे गेस बोलते हैं, स्मार्ट गेस, और ये करना ही पड़ता है, भले ही कोई टॉप कर रहा हो या कोई कुछ कर रहा हो, गेस करना पड़ता है आपको। बिहार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 100 वर्ष किसके द्वारा संपादित है, ये भी किताब जो है, बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 100 वर्ष, कभी किताब का नाम नहीं सुना होगा आप में से किसी ने भी, है ना। तो ये भी कठिन सवाल पूछा गया था मॉडर्न हिस्ट्री में। अंग्रेजों ने राजधानी को दिल्ली कब स्थानांतरित किया, आसान सवाल था ये। करो या मरो का नारा कब और किसके द्वारा दिया गया, आसान सवाल है ये। उसी प्रकार से एक सवाल पूछा गया है कि देखिए यहाँ पर ये है मॉडर्न हिस्ट्री का सवाल, ये एंशियंट हिस्ट्री है, उसके बाद से ये मॉडर्न हिस्ट्री का सवाल है। देखिए करो या मरो का नारा, आसान सवाल दिखेगा आपको। आजीवक संप्रदाय के बारे में इन्होंने अच्छे लेवल का सवाल पूछा है। मखली गोसाल इसके सबसे महत्वपूर्ण नेता थे। नेता नहीं होता है, किसी भी धर्म संप्रदाय के नेता नहीं होते हैं, संस्थापक थे मखलीपुत्र गोसाल। दर्शन का केंद्रीय विचार नियति था। नियति का मतलब भाग्य होता है, बिल्कुल भाग्यवादी थे कि जो लिखा हुआ है वही होगा। और मॉडर्न फिजिक्स इस चीज़ को प्रूव कर रहा है कि हमारा भविष्य पहले से तय होता है। ठीक है, कभी समझाऊंगा फुर्सत से, साइंस की थ्योरी है, 2-4 आई है। देखिए अगला क्या है, जाति और वर्ग के आधार भेदभाव किया जाता था। आजीवकों की बैठकों के लिए नियमित सभाएं होती थी। 4 ऑप्शन देकर के आजीवक संप्रदाय के बारे में पूछा गया है, जिसके बारे में बीपीएससी के स्टूडेंट केवल इतना ही पढ़ते हैं कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखलीपुत्र गोसाल थे। ओके, इसी प्रकार से एक सवाल पूछा गया, बिहार में प्रकाशित प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र कौन सा था। ये आसान सवाल में कई सारे लोग गिन रहे हैं इसको, लेकिन मुझे आसान नहीं लग रहा था। मुझे लग रहा था कि इसके ऑप्शन हमेशा ही कन्फ्यूजिंग दिए गए हैं। अमरकोश के अनुसार भूमि के प्रकार के बारे में पूछा गया है। ये बहुत ही कठिन सवाल है।
इसी एक सवाल के कारण मैंने आपको बोला कि नेट जेआरएफ लेवल का उन्होंने एनसीएंट में कुछ सवाल पूछ लिए हैं और मॉडर्न हिस्ट्री में उन्होंने एसएससी लेवल का सवाल पूछा है। कहाँ से आपको पेपर आसान लग रहा है? कहाँ से पेपर आसान लग रहा था पता नहीं। मुझे ही शायद नॉलेज कम हो, मुझे जानकारी फैक्ट मेरा कमज़ोर हो। कहाँ से पेपर आसान रहता है, इतना कम कट ऑफ जाता क्या? कॉमन सेंस की बात होती है। अगर 4 जनवरी को भी ऐसा ही सरप्राइज वाला पेपर देते तो कट ऑफ और कम चला जाता। उर्वरा उपजाऊ मरु रेगिस्तान सदवला घास के देवमातृक वर्षा से सिंचित क्षेत्र। बहुत कम बच्चे होंगे जिन्होंने इसको सही किया होगा। अमरकोश के अनुसार से पूछा गया। अमरकोश किसके दरबार में थे? हम लोग केवल यही पढ़ते बीपीएससी के लिए, यही तो पढ़ते हो ना आप। अमरकोश किसके दरबार में थे? किसके दरबार में थे? अब आप ये भी मत भूल जाना, बताना मुझे ज़रा। देखिए क्या है अगला। अमरकोश नहीं, अमरकोश तो किताब है, अमर सिंह के द्वारा लिखा गया। अमर सिंह किसके दरबार में था? अमरकोश तो किताब हो गया। राजा प्रवर सेन के बारे में सवाल पूछा गया। कठिन सवाल होगा ये, कठिन। यूपीएससी ऑप्शनल वाले पढ़ते हैं एंशिएंट हिस्ट्री को इतना डीप में, और बीपीएससी के लिए तो कोई इतना डीप में नहीं पढ़ता है। पीवाईक्यू से सवाल पूछा गया है। प्रवर सेन के बारे में आपसे पूछा गया। ये वाकाटक वंश का वास्तविक संस्थापक था। उसका साम्राज्य उत्तर बुंदेलखंड से लेकर के दक्षिण में हैदराबाद तक था। वो अपने पिता बिंद शक्ति का उत्तराधिकारी था। उसका उल्लेख पुराणों में मिलता है। तो ये जो सवाल आपसे पूछा गया ये भी कठिन स्तर का सवाल, यानी कि एंशिएंट हिस्ट्री ने पिछली बार धोखा दिया है बच्चों को। फ्री हिंदुस्तान, इंडियन ओपिनियन, वॉइस ऑफ इंडिया, बंगाली, ये तो आसान सवाल पूछा गया था। मॉडर्न हिस्ट्री से किताबों के नाम, विष्णुपद मंदिर। ऐसे ही सवालों को देख करके बच्चों ने सोचा कि पेपर तो बहुत आसान था। अब फिर रूम पर आके जब मिलाया पता चला सारे निगेटिव लग गए, है ना। तो देखिए ज़रा इसमें क्या पूछा गया। विष्णुपद योजना के बारे में पूछा गया है। करंट का सवाल है, करंट का सवाल है ये तो, करंट का सवाल है। क्या बोलें, करंट हिस्ट्री दोनों में बोल सकते हैं इसको तो। इतिहास में भी पढ़ते हैं कि भाई विष्णुपद मंदिर कहाँ पर है, किसने बनवाया, किस उद्देश्य से बनवाया था, ये सब पढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल क्या है। राजनीतिक संगठन और संस्थापक पूछा गया है। खाकसार, सोशलिस्ट पार्टी, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, 3 के बारे में पूछा गया है। आप आसानी से गेस कर सकते थे, इसका आंसर आसानी से गेस कर सकते थे। इसी प्रकार के सवालों को गेस किया कीजिए जहाँ पर गेस करने का चांस हो। जो चीज़ पता ही नहीं है, कांग्रेस का बिहार में 100 ईयर कभी नाम भी नहीं सुना, उसको आप गेस करने बैठ रहे हैं कि अक्कर बक्कर बम्बे बो जय माता दी रॉक्स डी। तो ऐसे काम में तो आपका निगेटिव लग जाएगा। स्मार्ट गेस का मतलब होता है ऐसे सवालों में गेस करना, उत्तर को तुक्का लगाना, जिसमें चांस हो उत्तर में तुक्का लगाने की। ठीक है। निम्न से किस महान शासक ने प्राचीन बिहार में हर्यक वंश की स्थापना की थी? बिंबिसार, बृहदत्त, अजातशत्रु, उपरोक्त में से एक से अधिक। आसानी से हल कर सकते, बहुत आसान सवाल है, बीपीएससी पीवाईक्यू है। भारतीय मुद्रा 1913 में नियुक्त रॉयल कमीशन का अध्यक्ष कौन था? कहाँ से पढ़ा है आपने, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। भारतीय मुद्रा 1913 में नियुक्त रॉयल कमीशन का अध्यक्ष कौन था? ये कठिन सवाल हो गया, जनरली इतने डीप में बच्चे नहीं पढ़ते हैं। हालांकि पीवाईक्यू में आपको घटना चक्र और लूसेंट में खासतौर से इस प्रकार के सवाल दिख जाते हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान नया प्रांत बिहार कब अस्तित्व में आया? इसका बीपीएससी ने तो गलत आंसर दिया है, बीपीएससी ने ही इसका गलत उत्तर दिया और माना भी नहीं कि हमने गलत किया है। निम्न से कौन भारत सरकार अधिनियम 1935 की विशेषता में नहीं है? 1935 का एक्ट पूछा गया है। रॉयल शीर्षक अधिनियम के अंतर्गत रानी विक्टोरिया भारत की महारानी कब बनी है? नेक्स्ट सवाल पूछा गया, 138 नंबर ये सवाल है। और इस प्रकार से 10 सवाल जो हैं वो एंशिएंट हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री मिला करके पूछा गया है। पिछली बार के 70 बीपीएससी के पेपर में एक खास बात ये रही कि बहुत दिनों के पश्चात हिस्ट्री के सवाल 30 से कम पूछे गए हैं, नहीं तो 30 के करीब में इतिहास के सवाल रहते थे, जिसके कारण से बच्चों के स्कोर बढ़ जाते थे, क्योंकि इतिहास तो सभी लोग अच्छे तरीके से तैयार करते हैं प्रीलिम एग्जाम के लिए। यहाँ पर है क्या कि 10 सवाल पूछा गया एंशिएंट और मिडिवल से, जो जनरली इससे अधिक पूछे जाते हैं। जैसे बिहार स्पेशल के सवाल एंशिएंट और मिडिवल में नहीं डाले गए थे। मॉडर्न हिस्ट्री में आपको बिहार स्पेशल के सवाल दिखते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में इन्होंने 15 के करीब में सवाल पूछे हैं। 15 सवाल इन्होंने मॉडर्न हिस्ट्री से पूछा है, तो करीब में 25 से 26 सवाल, कुछ सवाल को पॉलिटी या हिस्ट्री क्या मानेंगे पता नहीं, 25 से 26 सवाल आपके इतिहास से पूछे गए थे, हिस्ट्री से पूछे गए थे, और 30 से 31 सवाल करीब में साइंस से पूछा गया था। पिछले साल के पेपर में करंट अफेयर का डोमिनेशन था, करंट अफेयर डोमिनेट कर रहा था, करंट अफेयर के बहुत सारे सवाल पूछे गए थे। 25 से 26 सवाल पूछा गया था। इसमें से कितने सवाल ऐसे थे
जो आसानी से हल किए जा सकते थे गुरु। तो इसमें से करीब में 18 सवाल ऐसे थे, 18 से 17 सवाल ऐसे थे जिसको आप हल कर सकते थे अगर आपने वाकई बहुत अच्छी तैयारी की है। बाकी जो कई सारे बच्चों को 15 सॉल्व किया है, बहुत कम बच्चों ने 20 से ऊपर स्कोर किया है इतिहास में। बाकी एंशिएंट हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री के जो कुछ सवाल मैंने आपको किताबों के नाम वाले दिखाए, वो सब सवाल थे जिसमें निगेटिव भर भर के लगा है। एंशिएंट हिस्ट्री में खासतौर से बच्चों के निगेटिव लगे हैं जिन्होंने उसको अटेम्प्ट करने का प्रयास किया है। थोड़ा सा अगर सही गेस करेंगे तो आप उसको अटेम्प्ट कर सकते थे, पॉजिटिव मार्क्स उसमें आ सकते थे आपके, लेकिन जल्दबाजी में आसान समझते हुए हल करने के कारण से बहुत सारे निगेटिव लग गए और इसी कारण से बहुत सारे बच्चों का पीटी एग्ज़ाम से नहीं हो पाया। तो क्या किया जाए, कितने सवाल पूछे जाते हैं? तो करीब में 25-26, कभी 30 पूछा जाएगा, अगली बार हो सकता है 30 पूछे, फिर हो सकता है कि 33 पूछ ले, 30 से भी आगे बढ़ करके। कैसे अप्रोच रखा जाए, कहाँ से पढ़ें, सोर्स के रूप में क्या पढ़ें, किताब के रूप में अगर देखें हम लोग बुक कौन सा पढ़ सकते हैं, बुक कौन सा पढ़ सकते हैं। बुक हमेशा ही मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करता आया हूँ कि एंशिएंट और मेडिवल के लिए आप एनसीईआरटी के बाहर कुछ भी मत पढ़िए, कुछ भी मत पढ़िए। इसके बाहर आपका एक भी सवाल नहीं छूटेगा, एक भी सवाल आजीवक से लेकर के वो जितने आपको प्रवर सेन के बारे में दिखा है, या फिर आपको जो मोहम्मद मैं क्या काफूर नाम है ना, हाँ काफूर नाम है, नाम इतना भूलता हूँ मैं, काफूर नाम है, उसके बारे मलिक काफूर नाम है, उसके बारे में दिखा है, चचनामा दिखा है, या और भी पिछले साल जो पूछे गए थे 70 बीपीएससी में वो भी, या फिर 69 में पूछे गए थे वो भी, 68 में पूछे गए थे वो भी। मैं आपको एक एक फैक्ट एनसीईआरटी में दिखा सकता हूँ चैप्टर बाई चैप्टर, ठीक है। तो एंशिएंट और मिडिवल के लिए आप एनसीईआरटी पढ़िए, इनफ है। मॉडर्न के लिए एनसीईआरटी इनफ नहीं हो पाता है, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री में जो सवाल पूछे जाते हैं, जैसे किताबों के नाम से सवाल पूछ ले जाते हैं, ये आपको एनसीईआरटी 12th में बिपिन चंद्रा वाली बुक में नहीं मिलती है। तो इस प्रकार के को कहाँ से तैयार करें भाई? तो मॉडर्न हिस्ट्री के स्रोत अब कई सारे बच्चे अलग भी रख सकते हैं। मेरे हिसाब से स्पेक्ट्रम ये बेस्ट रहेगा, प्रीलिम मेंस दोनों में काम आएगा आपका। कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते, जीवन में आनंद लेना चाहते पढ़ाई का, तो बीएल ग्रोवर आप उठा सकते हैं, बीएल ग्रोवर उठा सकते हैं। कई सारे बच्चे दृष्टि आईएएस का मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। दृष्टि आईएएस ने दरअसल में इन्हीं सब बुक से उठा करके बनाया है, मुझसे पूछिए। तो मॉडर्न के लिए आप स्पेक्ट्रम को फॉलो कीजिए, बेस्ट बुक है, बेस्ट है। लेकिन स्पेक्ट्रम में भी बहुत सारे फैक्ट आपके मिसिंग रहेंगे, सरप्राइज फैक्टर रहेगा एग्जामिनेशन में। जैसे जो किताबों के नाम पूछे गए बिहार से लगा करके, या अलग अलग जो किताब कठिन वाले पूछे गए हैं, इस प्रकार के सवाल आपको इसीलिए दिए जाते हैं कि आप इनमें फंसें, आप इनमें ट्रैप हो जाएं, फंस जाएं बिल्कुल, और आपका निगेटिव लग जाए। कृपया करके इसको ना छुएं, बिल्कुल दूर रहें उससे, कोई छूने की आवश्यकता नहीं है। अमरकोश वाला सवाल जो दिया था, हो सकता है कुछ बच्चों ने प्रैक्टिस किया हो, पढ़ा भी हो, लेकिन अगर आपको नहीं आ रहा है तो बिल्कुल मत छूइए, इस प्रकार के सवाल को छोड़ दीजिए। उससे अच्छा होगा कि मत कीजिए उस सवाल को, ताकि आप निगेटिव तो कम से कम बचा सकें। जहाँ पर आपको बिल्कुल कुछ नहीं आता है, वहाँ पर अगर आप अटैम्प्ट करने जाएंगे, गेस करने जाएंगे, तो निश्चित तौर पर आपका गलत होता है। 1% से भी कम चांस होता है कि आप उसको सही कर ले जाएंगे। अगर मुझे किसी टॉपिक के बारे में 10% भी आइडिया है, तो बहुत ज़्यादा चांस होता है कि आप सही आंसर निकाल ले जाएंगे। ये आंसर गेस करने का तरीका होता है, भले यूपीएससी प्रीलिम हो, यूपीपीएससी हो, बीपीएससी हो, आपको आंसर गेस करना ही पड़ता है। अगर आपको प्रीलिम एग्जाम निकालना है तो ऐसा कोई भी नहीं है कि 60 सवाल करके आया 60 के 60 सही हो जाएगा, ऐसा एक भी नहीं होता है। तो इसलिए आपको रिस्क उठाना पड़ता है। 120 के आसपास में सवाल अटैम्प्ट करना ही पड़ेगा, उससे कम नहीं करेंगे आप, जिससे 15-20 कट के भी कम से कम 100 के आसपास नंबर तो बने। निगेटिव और ज़्यादा चला जाता है, नीचे आ जाता है मार्क्स आपका। तो आपको रिस्क लेकर के अटैम्प्ट करना ही पड़ेगा। लेकिन अटैम्प्ट किस प्रकार के सवालों को आप कर रहे हैं, गेस किस प्रकार के, तुक्का किस प्रकार के सवाल हम लगा रहे हैं, ये आपको देखना पड़ता है। तो बुक के रूप में यही है। एंशिएंट और मिडिवल के लिए आप 11th की ओल्ड एनसीईआरटी पढ़िए, अगर पढ़ने की इच्छा है तो ज़रूर ही पढ़िएगा। एनसीईआरटी में ख़ास तौर से क्या क्या पढ़ लें, अगर आपको पढ़ना हो तो शुरुआत के स्रोत जरूर पढ़ लें। बहुत सारे किताबों के नाम उसमें आपको मिलेगा। रामशरण शर्मा की जो बुक है, बहुत सारे किताब आपको मिलेंगे नाम उसमें, वो सब पूछे जाते हैं प्रीलिम एग्जाम में। दूसरा पढ़ लें, हड़प्पा को पढ़ लें। कौन कौन सा टॉपिक मैंने बोला है एंशिएंट हिस्ट्री में? तो पहला आपको चैप्टर पढ़ना है जिसमें सोर्स लिखा गया है, सोर्स लिखा गया है। दूसरा आप
हड़प्पा को पढ़ें, पाषाण काल को स्किप कर सकते हैं, हमेशा ही पाषाण को स्किप कर दीजिए। और ये जो सवाल है ये इसको आप घटना चक्र से एमसीक्यू के द्वारा तैयार कर सकते हैं, अधिक मेहनत की आवश्यकता नहीं होती पाषाण में। सवाल भी एक सवाल पूछता है, वो भी 2-3 सालों में कभी कभार पूछता है, हमेशा ही पाषाण काल को स्किप करिए। हड़प्पा से शुरू कीजिए, हड़प्पा को पढ़िए। दूसरा जो पढ़ना है, तीसरा कौन सा पढ़ना है, वैदिक और उत्तर वैदिक को पढ़ना है, वैदिक और उत्तर वैदिक काल को पढ़ना है। ये आपका हो गया तीसरा चैप्टर। चौथा चैप्टर आपको मौर्यन एम्पायर पढ़ना है, मौर्य पढ़ना है। एक वैदिक उत्तर वैदिक के पश्चात से बौद्ध जैन आएगा, बौद्ध जैन के साथ साथ बहुत सारे धर्मों का उदय होता है उसी समय में, जैसे आजीवक संप्रदाय बौद्ध धर्म के जैन धर्म के समकालीन ही है, बल्कि उससे पहले ही शुरू हुआ है। जैनिज्म तो कोई बहुत पहले से चला आ रहा है, ऋग्वेद में जैन के गुरुओं का जिक्र है भाई, उनके तीर्थंकरों का जिक्र है। तो जैनिज्म तो पहले से ही है। महावीर स्वामी का जन्म भगवान बुद्ध के समकालीन होता है। कभी आपने ये सवाल पूछा किसी से, आपके दिमाग में कभी एक सवाल आया क्या, महावीर जैन और भगवान बुद्ध एक ही क्षेत्र में काम करते थे, एक ही क्षेत्र में थे, वो दोनों सन्यासी, दोनों अलग अलग विचारों के थे, एक बौद्धिज्म को एक ही समय में है, वो टाइम पीरियड एक ही है, एक ही टाइम पीरियड है, 2-4 सालों का अंतर है उनके जन्म मृत्यु में, बाकी टाइम पीरियड एक ही है। मतलब एक ही समय में पृथ्वी पर चल रहे थे वो कभी क्यों मिले क्यों नहीं? कभी आपके दिमाग में ऐसे खुरापात वाले सवाल नहीं आते कि कभी मिले क्यों नहीं, मिलकर बातचीत करते? वो भगवान बुद्ध बोलते मध्यम मार्गी प्रतिपदा, वो बोलते हैं कि बिल्कुल मध्यम मार्गी है ही नहीं, हमें सबसे कठोरतम मार्ग अपनाना चाहिए। तो कभी बैठ करके डिबेट करते तो कितना अच्छा लगता ना, जैसे पूना पैक्ट के दौरान गांधी और अंबेडकर डिबेट करते, कितना शानदार होगा वो डिबेट। ज़रा सोचिए, भारत के 2 सबसे बड़े ग्रेटेस्ट माइंड बैठे हुए हैं, महात्मा गांधी और अंबेडकर, और वो डिबेट कर रहे हैं, क्या अद्भुत क्षण होगा ना वो। उसी प्रकार से कभी महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी बैठते बातचीत करते, कितना अद्भुत क्षण होता ना। तो मैं आपको ये कह रहा था कि बौद्ध जैन और भी उस समय में कई सारे धार्मिक आंदोलनों का उदय होता है, उसको आपको पढ़ना है। मौर्य के बाद आप डायरेक्ट आ जाएंगे कहाँ पर, तो आपको कुषाण, ठीक है, कुषाण पढ़ना है। उसके बाद से छठा आ जाता है कौन सा, तो आपका क्या नाम है, गुप्त, और 7वां आ गया हर्षवर्धन। बस यहीं तक पढ़ना है, हर्षवर्धन तक पढ़ लीजिए, आपका लगभग कंप्लीट हो जाता है। पाल वगैरह के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि अनेवर है इन चीज़ों से, बिल्कुल जानकारी होना चाहिए। ये 7 जो चैप्टर हैं ये आपके एंशिएंट हिस्ट्रिकल हो जाएंगे। इसका पीडीएफ मैं नहीं दे पाऊँगा, देखने कैसे लिख रहा हूँ मैं, तो आप कृपया इसको नोट डाउन कर ले तो वही सही रहेगा। बाकी मेडिवल हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ें, मेडिवल हिस्ट्री में सबसे पहला पढ़िए कि आप जिसको कहा जाता है दिल्ली सल्तनत को पढ़िए। दूसरा पढ़िए मुग़ल को, और मुग़ल को पढ़िए, बस हो गया, भूल जाइए, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है आपको, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। मुग़ल और मिडिवल में है ही क्या जो पढ़ें, तो यही तो है। इसमें क्या पढ़ना है, क्या राजा महाराजा की कहानी पढ़नी है, कितनी लड़ाइयाँ हुई वो सब पढ़नी नहीं, वो सब अपना एमसीक्यू से तैयार हो जाएगा। पढ़ना है प्रमुख समझौते कौन कौन से हुए हैं, प्रशासन के बारे में पढ़ना है, प्रशासन पढ़ना है, नाम पढ़ना है, कुछ प्रमुख व्यक्तियों के बारे में जानना है। जैसे आपसे पूछा जाए इल्तुतमिश के बारे में कि भाई क्या क्या नाम था उसका, कौन कौन से काम किए उसने, तो इस प्रकार के सवाल पूछे जाते थे। जो प्रमुख शासक हुए हैं, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, बलवान, एमबीटी, फिरोज शाह तुगलक, उसके बाद से बाबर ने तो कोई बड़ा काम नहीं किया युद्ध के अलावा, उसके बाद से हुमायूं ने भी कोई बड़ा काम नहीं किया, 2-4 युद्ध किए बस। अकबर को आपको पढ़ना है, जहांगीर और शाहजहां को पढ़ना है, और औरंगजेब के बारे में पढ़ना है। मुख्य रूप से क्या पढ़ना है, प्रशासनिक सुधार, आर्थिक सुधार, सामाजिक सुधार कौन कौन से लागू किए हैं उसने या नहीं किया है, पलट दिया उसने, ये आपको पढ़ना है, और किन किन इलाकों में उसका फैलाव रहा। बस ये 4 ही डायमेंशन आपको पढ़ना है दिल्ली सल्तनत और मुग़ल पीरियड में। उसके बाद से छोड़ दीजिए, उत्तर मुग़ल मत पढ़िएगा, टाइम वेस्ट होगा आपका, और सबसे बेकार है उत्तर मुग़ल, पढ़ने में भी इंटरेस्ट नहीं आता है, सबसे घटिया लगता है वो। मॉडर्न हिस्ट्री में कहाँ से पढ़ें गुरुदेव, तो मॉडर्न हिस्ट्री में आप पढ़ सकते हैं कभी भी उत्तर मुग़ल से लेकर के और 1833 तक, इस पर मेहनत मत कीजिएगा। इस पीरियड को हमेशा ही कोशिश कीजिए कि एमसीक्यू से तैयार करें, एमसीक्यू के बाहर इससे सवाल नहीं आते हैं। जो पूछा जा चुका है मैक्सिमम वही सवाल आते हैं। सवाल जो आपसे मैक्सिमम पूछा जाता है ना गुरु, वो 1833 के बाद से लेकर के 1947 तक के सवाल
पूछे जाते हैं। 1947 तक के सवाल पूछे जाते हैं, जिसमें 1833 के बाद से बहुत सारे सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन शुरू हो जाते हैं, राजनीतिक सुधार आंदोलन हो जाते हैं। 1857 का विद्रोह होता है, विद्रोह के बाद से हिंदू मुस्लिम डिवीज़न होता है, अलग अलग वाइसराय आते हैं भारत में, उनके बारे में आपसे सवाल पूछा जाता है, एक्ट के बारे में पूछा जाता है। फिर गांधीवादी आंदोलन शुरू हो जाता है, नरम दल, गरम दल, कांग्रेस, ये सब चीज़ें आपसे अधिक पूछी जाती हैं। तो इस हिस्से पर ज़्यादा जोर दीजिएगा। 1833 के बाद का जो इतिहास है उस पर ज़्यादा जोर दीजिएगा। उससे पहले का जो इतिहास है उसमें आप MCQ से तैयार करें, उसमें समय बर्बाद बिल्कुल भी ना पढ़ें। अब आप पढ़ रहे हैं 4 दिन से पुर्तगालियों का भारत में आगमन, जबकि उसके 50 MCQ लगाने से सारे उसके फैक्ट क्लियर हो जा रहे हैं। तो क्यों पढ़े भाई हम पुर्तगालियों का भारत में आगमन? पुर्तगाली आए, आलू लाए, तंबाकू लाए, तो ठीक है आने दीजिए। ये सब पढ़ के समय अपना बर्बाद ना करें। घटना चक्र से उसका MCQ कर लें, आपका तैयार हो जाएगा। पढ़ना कहाँ से है? मुख्य रूप से पढ़ना मतलब कि किताब खोल के कहाँ से पढ़ रहे हैं। क्यों मैं पढ़ने को कह रहा हूँ? क्योंकि इस जो हिस्सा है ना, इससे कॉन्सेप्चुअल सवाल भी पूछे जाते हैं गुरु, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा कहाँ से करें। अब बुक मैंने बता दिया था प्रैक्टिस के लिए, अब ज़रा प्रैक्टिस वाले बुक पर आ जाते हैं। मैंने आपको पढ़ने वाले बुक बता दिए थे, हाँ प्रैक्टिस वाले बुक पर आते हैं। प्रैक्टिस वाले बुक के लिए कौन कौन सा रखें? प्रैक्टिस के लिए सबसे पहला जो कभी नहीं छोड़ना है वो है घटना चक्र। एंशिएंट और मिडिवल का अगर आपने तमीज़ से बिल्कुल अच्छे तरीके से घटना चक्र लगा लिया ना, मान लीजिए कुछ ऐसा इमरजेंसी कंडीशन बन जाए कि आप पढ़ ना पाएँ NCERT, तो कोई बात नहीं, चिल होकर बैठिए, एकदम से कोल्ड ड्रिंक पीते हुए घटना चक्र का MCQ लगा लेना है, बस काम तमाम। मैक्सिमम सवाल आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे। जो बचे कुचे सवाल होंगे उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, दूसरा आपका इस बार लगा के ही जाना है, वो है लूसेंट। घटना चक्र और लूसेंट एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न का अवश्य रूप से लगाएं, इसको कभी भी स्किप ना करें इस बार। मान लीजिए जिस प्रकार से एंशिएंट हिस्ट्री का सवाल इस बार पूछा गया है, मान लीजिए कि 71 में भी पूछा है, तो उसको कहाँ से तैयार करें सर? तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, तीसरा UPSC PYQ अवश्य रूप से लगाएं। पिछली बारी मैंने लगवाया था, वीडियो अवेलेबल है अपने चैनल पर गुरु, वीडियो अवेलेबल है UPSC PYQ का, पूरा हिस्ट्री मैंने कवर करवाया हुआ है, तो उसको अवश्य ही करें। पिछली बार भी किया था, इस बार भी करके जाएं। हमें दोनों चीज़ों के लिए तैयार होकर के जाना है। और अगर नहीं भी जाना है तो एंशिएंट हिस्ट्री में स्टेटमेंट वाले सवाल पूछे हैं, भले ही 10 ही सवाल आए, लेकिन उस 10 के कारण ही हो सकता है मैं बाहर हूँ एग्जामिनेशन से, हो सकता है ना ऐसा कि भाई आपके 10 नंबर से रह गया हो, 5 नंबर से रह गया हो, तो छोड़ना किसी को भी नहीं है। इसलिए UPSC PYQ करें, घटना चक्र करें, लूसेंट करें, बाकी टेस्ट सीरीज वगैरह तो आप करेंगे ही। तो ये आपका स्रोत जो है प्रैक्टिस और बुक का, वो भी मैंने बता दिया है, इससे आपका क्लियर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है जीवन में कि जो घटना हमारे साथ घटित हो चुकी है उससे क्या सीखा मैंने। अगर मैंने कुछ सीखा नहीं तो वो घटना फिर किसी काम के नहीं है। हर घटना आपके जीवन में जो घटित होती है वो आपको कुछ न कुछ सिखाने के लिए आती है। अगर आपने 70 BPSC में PT नहीं हुआ तो अगर आपने उस पेपर के एनालिसिस करके कुछ सीखा नहीं, आप अपना पेपर निकालिए, उसमें देखिए कौन कौन सवाल आपके गलत हुए हैं। आपने तो दोबारा पेपर पलट कर देखा भी नहीं होगा अभी तक। 13 दिसंबर को जो आपने पेपर मोड़ के किताबों के बीच में रखा होगा ताकि कोई देख ना ले, वो आज तक नहीं निकाला होगा, है ना। तो ऐसा अगर कर रहे हैं तो ये गलत है। सच से कभी भी नहीं भागते। उठाइए अपना पेपर, देखिए कौन कौन से हिस्ट्री के सवाल गलत हुए हैं मेरे, क्यों गलत हुए हैं, क्या जल्दबाजी में, डर के कारण, या मुझे आ नहीं रहे थे। 3 ही तो कारण होगा कि जल्दबाजी में गलत कर दिया होगा आते हुए सवाल, या तो डर गए होंगे भाई, फैक्ट दिखा ही नहीं होगा, पढ़ ही नहीं पाए होंगे, समझ ही नहीं पाए होंगे, या तो आ नहीं रहे होंगे। यही तो 3 कारण में से एक कारण हो सकता है। तो उसका भी खुद से एनालिसिस कीजिएगा। मैंने तो यहाँ पर पूरे पेपर का किया है, आपने क्या अटेम्प्ट किया था ये आपको खुद से भी करना चाहिए। धन्यवाद। नेक्स्ट जो हमारा होगा वीडियो एनालिसिस सीरीज का, वो होगा आपका ज्योग्राफी का वीडियो होगा। ओके, थैंक यू सो मच आप सभी का।